हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी सेमेस्टर का यूट्यूब चैनल में। सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए, अभी हम लोग कवर कर रहे थे फिजिक्स 1 कवर कर रहे थे और फिजिक्स 1 में जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस था उसका हम लोग एक सीरीज कवर कर रहे थे, जिसमें अभी तक जो हम लोग हैं 2 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक सेशन में 20-20 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक ईयर में यानी एक सेमेस्टर में फिजिक्स में 20 MCQ क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का ये सीरीज होने वाला, ये वीडियोज नंबर 3 होने वाली है अप्लाइड फिजिक्स 1 का MCQ का, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसका। इसको रेगुलर वाले लोग भी देख सकते हैं और साथ में कैरी वाले लोग भी कवर कर सकते हैं। सभी लोग बढ़िया से कवर करिएगा, आपका पूरा कंप्लीट जो MCQ है यहाँ से कवर हो जाएगी। कहीं पे भी और आपको कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सारा जितना भी कवर करवा है सब लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग है द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसमें से देखिए तो किसका ऐसा वैल्यू है जिसका सबसे स्मॉलेस्ट मिलने वाला है। देखिए, एक फर्मी है, तो ध्यान रखिएगा एक फर्मी बराबर क्या होता है। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर होता है, 1 मिलीमीटर की बात किया जाए तो 10⁻−3 मीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रम की बात किया जाए तो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। माइक्रो की बात किया जाए तो 1 माइक्रोमीटर मान लेते हैं, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है। इसमें से देखिए तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, चेक कर सकते हैं। तो देखिए, जिसका जितना ही ज्यादा पावर में माइनस है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है ये, और इसमें से सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा बड़ा 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, तो ये जो फर्मी है ना, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ध्यान पूर्वक इस तरह का को सवाल डील करना है, नहीं तो बहुत को यही नहीं समझ में आता है कि 10⁻−15 बड़ा है कि 10⁻−3 बड़ा है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर -15 पावर में माइनस के साथ ज्यादा दिया हुआ है तो वो वैल्यू उतना ही छोटा होगा। 10⁻−3 है यहाँ पे और 10⁻−15, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, तो 10⁻−3 सबसे बड़ा है, फिर 10⁻−15 छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन था आपके पास कि द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला पूछा जा रहा है। तो थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला होती क्या, तो सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, ऊर्जा यानी चार्ज बराबर के ए, फिर T1 माइनस T2 यानी चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में लेंथ। ये क्यू है, क्या है, चार्ज है, ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी यानी एक प्रकार का वर्क, और वर्क का यूनिट क्या होता है, डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो देखिए, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, mLT-2, और एगो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे लेंथ, यानी mL²। देखिए, तो यहाँ से फाइनली क्या बनेगा, mL²T-2। देखिए, ये चार्ज है ना, तो इसको ना कितना देरी तक गर्म करेंगे ना, तो समय से भी मल्टीप्लाई इसको करिएगा। तो Q का क्या यूनिट बना, mL²T-2 बना। हमको ना इस K का डायमेंशन निकालना था, और यहाँ पे देखिए नीचे L है तो L को हम Na घसका देंगे। फिर ऊपर में देखिएगा एरिया, तो एरिया को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया का यूनिट क्या होता है, लेंथ गुनी लेंथ, यानी L² हो जाएगा। देखिए, यहाँ टाइम है, टाइम को नीचे ले आएंगे तो ये T बन जाएगा। यहाँ T1 माइनस T2 यानी चेंज इन टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मेजरमेंट करते हैं, तो केल्विन यहाँ पे रखेंगे बराबर ये के कांस्टेंट यानी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे रह जाएगी। अब देखिए, इसको कैलकुलेशन करिए तो क्या क्या बनेगा, L² से L² खत्म, और ये टाइम ऊपर चला जाएगा तो बचेगा क्या, सो देखिएगा m, यहाँ पे एगो L बचा, T के पावर -2 था, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, T के साथ -3 बन जाएगा। ये K है, K केल्विन ऊपर जाएगा तो K माइनस के साथ 1 बचेगा। ये हो जाएगा फाइनल इस K के बराबर, यानी फाइनली क्या निकला, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट निकलेगा वो निकला mLT-3 K-1। ऑप्शन में देखिए mLT-3 K-1, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी। तो जिनका जिनका भी डी आ रहा है सब लोग का सही। फार्मूला जरूर याद रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा। तो इस तरह का फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपसे यूनिट पूछे, डायमेंशन पूछे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम द एंगल बिटवीन देम मस्ट बी, यानी दो वेक्टर के बीच का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट है, वो मैक्सिमम कब हो सकता है, जब दोनों के बीच का एंगल हो इस तरह से।
तो मान लेते दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो सकता है, मैक्सिमम कब हो सकती है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर, तो दोनों के बीच का मैक्सिमम देखिएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का क्या निकलता है, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कंसिडर करते तो होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होती है ना। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री कंसिडरेबल होगी ना, तो ए बी, क्योंकि कॉस 0 पर वैल्यू 1 होता है और कॉस 90 पर वैल्यू 0 होती है, तो 0 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर टू बी मैक्सिमम द एंगल बिटवीन देम मस्ट बी, जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री रहेगा तो उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, दो वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पहला क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मेट क्या होता है, इसका होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मोड इंटू इसका होता है साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, और दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर सिचुएशन में थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू रखेंगे तो साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगी ना, तो यहाँ पे 0 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। अगल का देखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा के बराबर। अब देखिएगा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, थीटा बराबर 90 डिग्री, अगर यहाँ पे कॉस थीटा थीटा की जगह 90 रखेंगे तो कॉस 90 का वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो जैसे कॉस 90 का वैल्यू 0 के बराबर है तो 0 ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या निकलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, यानी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर इसका देखिए 20 सही है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, और नीचे कोई पॉसिबल नहीं है, कोई पॉसिबल नहीं है नीचे। फिर अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एक कार मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड, एगो जो कार है इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोड पर चल रहा था, रोड मे बी थ्रू आउट ऑफ द रोड इज टेकन ए टर्न। अब बोलता है कि जब ये घूमना शुरू किया तो ये घूम नहीं पाया, कहा हो गया, रोड से बाहर बिगा गया। जैसे यहां से तो चलना शुरू किया था, ये यहां से चलना शुरू किया तो ये ऐसे सीधा सीधी तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे घूम नहीं पाया, ये नहीं कहा, वो सीधे जाके कियारी में दौड़ गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, नहीं ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, यहाँ पे उसको सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं बन पाया, सेंट्रीपेटल फोर्स की कमी के चलते वो सीधे रह गया। इसको सर्कल में ऐसे घूमना चाहे था तो वहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स उत्पन्न नहीं हुआ, लैक ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स के चलते ये सीधे जाकर उन्हें थ्रू ऑफ द रोड, रोड से बाहर चला गया, बाहर से गिर गया। तो ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रॉपर सेंट्रीपेटल फोर्स, बिल्कुल सही, यानी सेंट्रीपेटल फोर्स के प्रॉपर कमी के चलते वो जनरली सीधे चला गया रोड से बाहर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ए पार्टिकल्स मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एफ बराबर के एक्स, और x बराबर 0 टू x बराबर x1 तक जा रहा, तो द वर्क डन द प्रोसेस इज, तो देखिए मेरे को ना वर्क डन की बात कर रहा, तो देखिए वर्क डन होता क्या है, वर्क डन बराबर होता है, एक होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और एक होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मेरे को x बराबर 0 से x1 तक जा रहा है, तो वर्क डन क्या होने वाला है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ के x1 के होल स्क्वायर के बराबर होने वाला है। यही होती है ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो वही हाफ एम के जगह यहाँ पे, यहाँ देखिए एम के जगह पे यहाँ पे क्या है, के है, और यहाँ पे डिस्टेंस के जगह पे क्या है, 0 से x1 के बीच में जा रहा है, तो x1 से 0 में माइनस करेंगे तो x1 बन जाएगा, तो x1 का होल स्क्वायर यानी हाफ एम, ये वेलोसिटी बन जाएगी, x1 जो है ना वो वेलोसिटी के रूप में यहाँ पे हमको शो कर देगा। तो इसका जो वर्क डन होगी W बराबर हाफ ए x1 के होल स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज, तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है ना वो कौन सा होता है, सो देखिएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कहने का मतलब कि बॉडी रुका हुआ, और लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब कि जैसी बॉडी अभी देखिए चलने को होगा लेकिन अभी चला नहीं है, तो वो जो मतलब जो अंतिम सिचुएशन में जो फ्रिक्शन लगता है ना, मतलब बस थोड़ा सा और फोर्स लगाइएगा तो बॉडी चलना शुरू हो जाएगा, और वहां तक का जो फ्रिक्शन होता है उसी को बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन इज, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, तो E बराबर mc स्क्वायर,
यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बराबर मैकेनिकल इंजीनियर इंटू सिविल इंजीनियर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होती है ई बराबर एम सी स्क्वायर, याद रहेगा। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20% तो इस काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, ये वाला रिलेशन बड़ा ही पूछता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2m। देखिए मोमेंटम को ना जनरली 20% इंक्रीज कर दे रहे हैं, ये जो मोमेंटम है उसको 20% बढ़ा दे रहे हैं, तो 20% यानी 20/100 हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो 20 से कम 20, 20 × 100, यानी देखिए 5 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 5 से बढ़ाकर 1 बढ़ गया, 20% बढ़ गया यानी 1 बढ़ गया, तो 5 से बढ़ाकर 6 कर दिए हैं। बोलता काइनेटिक एनर्जी में कितना वृद्धि हुआ, तो देखिए ये तो मोमेंटम शुरू 5 था, 5 से 6 कर दिए, तो मोमेंटम का होल स्क्वायर यानी 5 × 5 = 25, 25 से 6 × 6 = 36 तक पहुंचा दिए काइनेटिक एनर्जी। तो कितना काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हुआ, 25 × 5 = 30, 5 × 10 = 11 का वृद्धि हुआ, परसेंटेज में पूछा जा रहा है 11/100, नहीं मिनिमम कितना था 25 था ना, तो 11/25 × 100, 25 से कम 25, 25 × 4 = 100 और 11 × 4 = 44, यानी 44% का क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, तो मास ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, एक्सिस ऑफ द रोटेशन, ऑल ऑफ दिस सभी पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट, द मटेरियल विच ब्रेक्स एज सून एज स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट आर कॉल्ड। देखिए जब हम लोग हुक्स लॉ पढ़ रहे थे तो वहां पे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे लेकिन विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ पे क्या बोलता है, द मटेरियल एज सून एज स्ट्रेस इंक्रीज्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट से बाहर, जैसे इलास्टिक लिमिट से बाहर गया अब थोड़ा सा स्ट्रेस उत्पन्न किया, तो जैसे स्ट्रेस उत्पन्न किया ना तो जो मटेरियल है ना तुरंत ब्रेक कर गया, तो जब तुरंत ब्रेक कर गया तो उस प्रकार के मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ब्रिटल मटेरियल है वो उस प्रकार के मटेरियल को ब्रिटल मटेरियल के नाम से जानते थे। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नॉर्मल और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू, नॉर्मल और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm बराबर 1 atm बराबर 1.015 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। याद रखिएगा ये सब वैल्यू सबसे पूछता है। देखिए व्हेन टू कैपिलरिटी ट्यूब ऑफ डिफरेंट डायमीटर आर डिप्ड वर्टिकली द राइज ऑफ द लिक्विड, देखिए दो कैपिलरिटी ट्यूब है और दोनों कैपिलरिटी ट्यूब डिफरेंट डायमीटर का है और दोनों वर्टिकली डीप किया हुआ। तो देखिए इस तरह का एगो पेप्सी के बोतल है, एगो इस तरह का पेप्सी का बोतल है, एगो जो पाइप है, एगो पाइप थोड़ा पतला है इस तरह का और इसमें पेप्सी भरा हुआ है, और एगो जो है ना थोड़ा पाइप मोटा है और इस दोनों को वर्टिकली पेप्सी में डालल गया, तो कुछ पेप्सी ऊपर चढ़ेगा, इससे भी ऊपर चढ़ेगा। अब क्या पूछता है, तो क्या सेम इन द बोथ द ट्यूब द राइज ऑफ लिक्विड, अच्छा पूछता है कि इस दोनों में जो लिक्विड का राइज करेगा वो किसमें ज्यादा करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो ये पतला वाला डायमीटर में ज्यादा राइज करने वाला है, ठीक है ना, पतला वाला डायमीटर में ज्यादा राइज करेगा। हाइट बराबर क्या होता है 2t cos थीटा अपॉन में रो जी आर। देखिए यहाँ रेडियस है नीचे, इस कैपिलरिटी ट्यूब का रेडियस, यानी रेडियस जितना ही कम होगा हाइट उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि हाइट जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में रेडियस है, और अगर रेडियस जितना ही ज्यादा रहेगा हाइट उतना ही कम चढ़ेगा। यानी मोर इन द ट्यूब ऑफ ए लार्जर डायमीटर, लार्जर डायमीटर वाला कैपिलरिटी ट्यूब में ज्यादा लिक्विड राइज करेगा ना, लेस इन द ट्यूब ऑफ द स्मॉलर डायमीटर, क्या स्मॉलर डायमीटर वाला ट्यूब में कम राइज करेगी। मोर इन द ट्यूब ऑफ द स्मॉलर डायमीटर, बिल्कुल सही, यानी स्मॉलर डायमीटर में क्या है कि बहुत ज्यादा ऊपर लिक्विड राइज करने वाला है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज कंसिक्वेंसेस ऑफ, तो टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी का इक्वेशंस की बात कर रहा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दोनों पे डिपेंड करता है कंटिन्यूटी का इक्वेशन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कंटिन्यूटी का इक्वेशन आपको पढ़ाए हैं बहुत बढ़िया से, यानी यहां से जितना पानी घुस रहा है एरिया और वॉल्यूम के अनुसार उतना ही पानी यहाँ पे भी घुसने वाला है, उतना ही पानी यहाँ पे भी, चाहे मुंह पतला रहे चाहे ज्यादा रहे उतना ही पानी यहाँ पे भी निकलेगा, वही होती है कंटिन्यूटी का इक्वेशन। तो इसका दोनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या बोलता है, द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट विच द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो। देखिए यहाँ पे दो चीज की बात कर रहा है, एक होता है स्ट्रीमलाइन,
स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं एकदम जो सीधा साधा बच्चा है, और एक होता है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो किसको बोलते हैं? जिसको बदमाश के नाम से जाना जाता है। देखिए बदमाश वो मजबूरी में बनता है, उसका शौक नहीं रहता, शुरू में वो थोड़ा सा मतलब सीधा ही रहता है, लेकिन देखिए जब सीधा से जब वो बदमाश बना उस समय वो एक गलत संगति में कहीं ना कहीं पड़ गया होगा, कोई गलत संगति में पड़ा, इसीलिए वो सीधा से बदमाश बन गया। तो वही जो बिचवा में जो गलत संगति में पड़ा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वही बोलता है। जैसे कि शुरू स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसे धीरे धीरे फ्लो कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा समय आया ये जो स्ट्रीमलाइनवा है ना चेंज हो गया, मतलब इसका जिस वेलोसिटी से आगे भाग रहा था वो वेलोसिटी चेंज हो गया, और वेलोसिटी चेंज होकर ये जो स्ट्रीमलाइन है ना वो अब टर्बुलेंट फ्लो बन गया। ऐसे जिगजैग मोशन में जने तने लिक्विड का फ्लो होने लगा। तो वो जो मतलब जो शुरू तो स्ट्रीमलाइन में जा रहा था अब टर्बुलेंट फ्लो में हो गया। तो वो जो एक ऐसा सिचुएशन आया जिस बिचवा में कि थोड़ा वेलोसिटी चेंज हुई, तो वही बोलता है कि उस वेलोसिटी को यानी जिस वेलोसिटी पर वो स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हुआ, उस वेलोसिटी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? तो उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव द सेम। अगर दो बॉडी तो हम लोग बोलेंगे कोई थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है? दे हैव द सेम टेम्परेचर। दोनों बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों बॉडी में सेम टेम्परेचर है, क्योंकि देखिए अगर दो इंसान है, दोनों इंसान का बॉडी का टेम्परेचर एकदम इक्वल है ना, तो दोनों हाथ मिलाइएगा ना तो पता भी नहीं चलेगा कि मेरा हाथ ज्यादा गर्म है या उसका हाथ ज्यादा गर्म है। लेकिन अगर एक का टेम्परेचर ज्यादा एक का टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की फ्लो होना शुरू हो जाएगा, फिर थर्मल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि किसका बॉडी ज्यादा गर्म है। सो तो थर्मल इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग 100 डिग्री फॉरेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड स्केल विच इज करेक्ट। ये आप लोग बनाइएगा, हम रिलेशन बताते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 138 नंबर का प्रश्न है। 100 डिग्री फॉरेनहाइट को ना सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो देखिए एक रिलेशन लिख देते हैं। C माइनस 0 अपॉन में 100 बराबर F माइनस 32 अपॉन में 180 बराबर K माइनस 273 अपॉन में 100 बराबर R माइनस 0 अपॉन में 80। ये रिलेशन है सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन और रोमर के बीच का रिलेशन। तो यहां से हमसे 100 डिग्री फॉरेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, तो ये दोनों रिलेशन वाई आपको उठाना है। यहाँ फॉरेनहाइट के जगह पे 100 डिग्री लिख देनी है, तो यहाँ से वो सेल्सियस बचा, वो सेल्सियस आप निकाल दीजिएगा। तो इसका कौन सा आंसर बनेगा सब लोग जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज और कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फॉरेनहाइट, ये भी आपको बताना है। 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना डिग्री फॉरेनहाइट, ये भी बताना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, ये सब सारी चीजें थ्योरी में हम आपको पढ़ाए हैं। नेक्स्ट, द थर्मल कपल इज बेस्ड अपॉन विच। तो देखिए थर्मल कपल एक प्रकार का डिवाइस है। ये जो थर्मल कपल है ना ये किस चीज पे बेस्ड होता है? तो सी बैक इफेक्ट पे बेस्ड होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बनती है। नेक्स्ट, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए पानी को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे ना तो उसका वॉल्यूम पे क्या असर पड़ने वाला है? तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करिएगा तो उसका वॉल्यूम पे असर पड़ेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। तो पहले क्या हो जाएगा? पहले डिक्रीज करेगी वॉल्यूम, डेंसिटी मैक्सिमम होती है ना, तो वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो पहले वॉल्यूम उसका डिक्रीज करेगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बनेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द हीट रेडिएशन। तो पूछा जा रहा है हीट रेडिएशन के लिए इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए हीट रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के माध्यम से हीट एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करती है, पहुंचती है। तो क्या इट कैन पास थ्रू वैक्यूम? बिल्कुल सही, रेडिएशन के मदद से हीट वैक्यूम से भी होते हुए निकल जाता है। जैसे देखिए ना हमारे पृथ्वी तक हीट आता है ना सूरज का, बीच में कितना सारा वैक्यूम है, उसके बावजूद वो पहुंच जा रहा है, यानी वो रेडिएशन मेथड से आ रहा है। तो रेडिएशन मेथड से वैक्यूम में भी हीट फ्लो कर जाती है, ये सही है। इट ट्रेवल्स विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, बिल्कुल सही। ये जो रेडिएशन एक ऐसा मेथड है ना
मतलब रेडिएशन का वेलोसिटी उतना, रेडिएशन उतना रफ्तार से आगे बढ़ता है जितना रफ्तार से लाइट आगे बढ़ता है। दोनों का वेलोसिटी लगभग लगभग सेम है। इट हिट्स द मीडियम थ्रू विच दे पास, हाँ बिल्कुल सही, ये जिस मीडियम से होते हुए पास करते हैं ना उस मीडियम को ये गर्म करते हुए चलता है। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, सारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट तो कोई है ही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बस चलिए आप लोगों का 3 इयर्स का क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे से डिटेल से डील कर दिए। ठीक है, और आप लोग भी थोड़ा सा देखिएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो क्या आपसे इस टाइप का प्रश्न बनेगी या आपसे नहीं बनेगा, ये सब चीजों पे आपको ध्यान देनी है, ये सब चीजों पे गौर करनी है, ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ देनी है, नहीं, आप ये सब चीजों को अच्छे से डिटेल से देखिएगा और देखिएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, सो कौन कौन सा चैप्टर से पूछ रहा है, तो हर एक चैप्टर से एमसीक्यू घुसा देती है, हर एक चैप्टर से। ठीक है, तो अभी हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा अच्छे से डिटेल से डील कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिएगा। जाते जाते सब लोग वीडियोज को लाइक करते हुए जाइएगा। 20 क्वेश्चंस में आपसे आज कितना बन रही थी आप लोग जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, और जो भी नए लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।